तो आज का टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? नदियों का मायका कहा जाता है। और मध्य प्रदेश जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग। तो इस मध्य प्रदेश से अनेक नदियों का उद्गम हुआ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो नदियां हैं, भारत की नदियों को हमने दो भागों में बांटा है। एक हिमालय की नदी और एक प्रायद्वीपीय नदी, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार से निकली हुई नदियां और एक हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों की लंबाई अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि इनसे हिमालय पर्वत से समुद्र की दूरी ज्यादा दूर है, ठीक है। और हिमालय पर्वत की से निकलने वाली सभी नदियों में साल भर जल क्या होता है? बराबर रूप से प्रवाहित होते रहता है, ठीक है। तो क्या कि हिमालय की नदियां एक तो अधिक दूरी तय करती हैं, दूसरी कि इसमें साल भर जल क्या होता है? प्रवाहित होते रहता है निरंतर, ठीक है। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां, ये भी दो प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि एक पश्चिम की दिशा में बहती है, पश्चिम तट पर जाती है, और एक पूर्व की दिशा में बहती है या पूर्वी तट पर जाती है। ये प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, ये साल भर जल जो है, साल भर जल इसमें कम रहता है, अर्थात ये वर्षा के ऊपर निर्भर रहने वाली नदियां। कौन सी वाली? प्रायद्वीपीय। ये नदियों पे अधिक पानी तब होगा, जल अधिक होगा, जब जो है औसत से अधिक वर्षा या वर्षा अधिक हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पानी बराबर इसलिए है क्योंकि हिमालय पर क्या है? हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में ग्लेशियर के पिघलने से अधिक जल हमें प्राप्त होता है, साल भर सतत रूप से जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार से हमने नदियां देखी। हिमालय पर्वत की प्रमुख नदियों में हमने क्या देखा कि इसमें तीन भागों में हमने बांटा था। एक है सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों नदियों के तंत्र होगी और इनकी सहायक नदियों के सम्मिलित रूप को हम कहेंगे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियों में क्या होगा कि कुछ नदियां जो, जैसे कि आप जानते हो, नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, गोदावरी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। तो गोदावरी नदी पूर्व वाहिनी हो गई और नर्मदा नदी पश्चिम वाहिनी नदी हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हिमालय और पर्वत। अब हमारा जो मध्य प्रदेश है, इसे नदियों का मायका कहते हैं और इस मध्य प्रदेश से अनेकों नदियों का उद्गम हुआ, ठीक है। और देखा हमने कि भारत की बड़ी छोटी सभी नदियां, लगभग यहां से निकलने वाली नदियां किसी ना किसी अन्य नदियों में मिल जाती हैं। हम अगर बात करें किसी अपवाह बेसिन की, तो भारत मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के बेसिन है? तो जो हमें इसमें डायग्राम में हम बताएंगे कि कौन सी नदी, जैसे कि हम देखते हैं कि एक गंगा नदी है, गंगा नदी बेसिन भी मध्य प्रदेश में है, यमुना नदी बेसिन भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नर्मदा नदी बेसिन भी आपको पता ही है मध्य प्रदेश में है, ताप्ती नदी बेसिन भी मध्य प्रदेश में है, आपको गोदावरी नदी बेसिन भी आपके मध्य प्रदेश में है। तो ये कुछ प्रमुख नदी बेसिन जो है मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों को देखें, उनके उद्गम स्थल और उन पर स्थित परियोजनाएं, उन पर स्थित शहरों की बात करें। मैंने आपको जब मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र पढ़ाया था, जिसमें हमने मध्य उच्च प्रदेश, मालवा का पठार, ठीक है, उसके साथ में हमने क्या क्या देखा था, उत्तर भारत मतलब मध्य उच्च प्रदेश में
उच्च, क्या था नाम इसका, मध्य भारत का पठार, इसे मालवा का पठार, इसे बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी और यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को हमने देखा। तो इस मध्य प्रदेश के इस पूर्वी हिस्से में जो बघेलखंड का पठार है उसमें एक मैकाल पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी? मैकाल पर्वत श्रेणी। इस मैकाल पर्वत श्रेणी, ध्यान देना बेटा, मैकाल पर्वत श्रेणी, इस मैकाल पर्वत श्रेणी पर एक स्थित है अमरकंटक। और इस अमरकंटक पर्वत से, इसकी ऊंचाई भी याद रखना, अमरकंटक पर्वत की ऊंचाई 10-50 मीटर है। ठीक है, मैप पर आप बनाते भी चलिए, ठीक है, और इसको समझते भी चलिए। तो अमरकंटक से 2 से 3 नदियों का उद्गम होता है 2-4 किलोमीटर के अंतर में। अनूपपुर जिले में अमरकंटक आता है। कहां पर आता है? अनूपपुर जिले में अमरकंटक आता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक से पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहने वाली नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। नर्मदा नदी जो है कहां से बहती बेटा? हमारे पूर्व से लेकर पश्चिम की दिशा में बहती। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम हमने बता दिया। सबसे पहले ये भी याद रखिए कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। और भारत की कौन से नंबर पे? भारत की 5वीं बड़ी नदी। भारत की कौन से नंबर की नदी? पहले नंबर पर है गंगा, 2525। ध्यान रखना, यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो दूसरी भारत की लंबी नदी है। फिर इसके बाद में कृष्णा नदी, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर लंबी है बेटा। और फिर यमुना नदी 1365 के लगभग इसकी लंबाई है। और अंतिम इंपॉर्टेंट क्या? नर्मदा, 5वीं नदी है नर्मदा नदी, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 1312। बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है। तो 5 बड़ी नदियों में 5वें नंबर पर है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। क्या याद रखना है? भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली में। नर्मदा नदी किस में बहती है? रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। तो आपको बच्चों याद रखना है कि इस नर्मदा नदी के उत्तर में एक श्रेणी है। इस श्रेणी का नाम विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? सतपुड़ा। ठीक है, सभी हैं लगभग दक्षिण में हमारी जो पर्वत श्रेणी है जिसको हम कहते हैं सतपुड़ा, इसे हम मैकाल कह रहे हैं। और ये विंध्य, भांडेर और कैमूर के नाम से, अर्थात ये कौन सी श्रेणी होगी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। 2 प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं कि मध्य प्रदेश के में सर्वाधिक नदियों का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में, भारत में तो हो ही रहा है मध्य प्रदेश से, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कहां से? मध्य प्रदेश में भी मालवा के पठार से ज्यादा नदियों का उद्गम होता है।
और ये भी प्रश्न याद रखना कि अधिक से अधिक नदियों का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला से ही होता है, ध्यान रखना है, ठीक है, बनेगा, इतना समझ में आया। आगे चलते तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। ये नदी मध्य प्रदेश में इनकी लंबाई 1077 किलोमीटर। बस हमें ये प्रश्न याद रखना है कि एमपी में ये कितनी चलती है, 1077 किलोमीटर। इसके बाद हम नर्मदा नदी के अन्य नाम को देखें तो नर्मदा नदी जो है इन्हें हम रेवा, मैकलसुता, नमोदास, इंपॉर्टेंट क्या है, नमोदास, टालमी नाम के एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भारत का भूगोल नामक एक किताब लिखी और उसमें मां नर्मदा को उन्होंने नमोदास के नाम से कहा। किस नाम से कहा गया उनको, नमोदास के नाम से कहा, ठीक है। तो रेवा नर्मदा मैया के 4 नाम हमें याद रखना है, नमोदास, एक रेवा, मैकल सुता और क्या है, नर्मदा। और अन्य नाम भी होंगे, आप लोग अपनी स्थानीय भाषा में कहते हैं, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का प्राचीन काल में रेवोत्तर नाम मिलता है। प्राचीन काल के ऐतिहासिक जो साहित्य है उनमें मध्य प्रदेश को रेवोत्तर कहा, अर्थात रेवा नदी के उत्तर का भूभाग, ठीक है। तो नर्मदा नदी पर बहुत से जलप्रपात स्थित हैं। नर्मदा नदी पर बहुत से जलप्रपात स्थित हैं। हम नर्मदा नदी के जलप्रपात को देखें तो अनूपपुर जिला में नर्मदा नदी पर 2 जलप्रपात मिलते हैं। अनूपपुर जिले में 2 जलप्रपात मिलते हैं, एक मिलता है दुग्धधारा और एक मिलता है कपिल धारा। आप दोहरा सकते हैं, एक क्या है, दुग्धधारा और एक कपिल धारा। दुग्धधारा जलप्रपात अर्थात यहाँ की जो नदी का जो धारा होगी वो दूध के समान दिखाई देती होगी। कपिल धारा, यहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या की, इसलिए इस क्षेत्र को मिलने वाला जो जलप्रपात है वहां स्थित जलप्रपात को हम कपिल धारा जलप्रपात भी कहते हैं। अगला जबलपुर नाम का एक जिला है। जबलपुर में बेड़ा घाट स्थित है। इस बेड़ा घाट को सफेद संगमरमर की भूमि कहते हैं या क्षेत्र कहते हैं। यहां से सफेद संगमरमर हमें प्राप्त होता है बेटा। कहां से प्राप्त होता है सफेद संगमरमर? बेड़ा घाट से मिलता है, मतलब जबलपुर से मिलता है। और इसके बाद क्या है, जबलपुर से मिलता है, इसी में है एक जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? आपके जबलपुर बेड़ा घाट में स्थित। आगे हम बढ़ते हैं तो खंडवा जिले में 2 जलप्रपात हमको मिलते हैं, एक दर्दी जलप्रपात और एक मानधार जलप्रपात। दर्दी जलप्रपात और मानधार जलप्रपात ये दोनों ओमकारेश्वर के पास, खंडवा जिले में ओमकारेश्वर है। आप सभी जानते हो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के नाम मिलते हैं, जो एक उज्जैन में महाकालेश्वर के नाम से और खंडवा ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर के नाम से आपको मिलते हैं, याद रखना। तो खंडवा में जो है ओमकारेश्वर में दर्दी और मानधार, उसी के आसपास के क्षेत्र में 2 जलप्रपात आपको देखने को मिलते हैं। अगला है खरगोन जिला।
इस खरगोन में सहस्त्र धारा जलप्रपात आपको मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से रखना कि अनूपपुर जिले में दो है, दुग्ध धारा, कपिल धारा। जबलपुर जिले में बेड़ाघाट में है धुआंधार जलप्रपात। खंडवा जिले में दर्दी और मानधार जलप्रपात। और खरगोन जिले, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, क्या कि खरगोन के में महेश्वर नाम की जगह है। इंपॉर्टेंट है महेश्वर। और महेश्वर वह क्षेत्र था जो महारानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी हुआ करता था, महेश्वर। और महेश्वरी साड़ी यहाँ पे बहुत फेमस है। ठीक है, याद रखना बेटा, ये प्रश्न आता है। तो महेश्वर कहाँ है, तो खरगोन में है। और वहीं पर उसी के आसपास के क्षेत्र में आपको सहस्त्रधारा जलप्रपात यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे ही महेश्वर जो है वहां पर महेश्वरी साड़ी फेमस है। वैसे ही आपके इस क्षेत्र में अशोकनगर नाम का जिला स्थित है, जहां पर चंदेरी है, वहां पर भी चंदेरी की साड़ी बहुत ज्यादा फेमस है, पेटेंट मिला है उसे, वो याद रखना। ठीक है, तो ये थे मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात। अब हम मध्य प्रदेश में स्थित नर्मदा नदी की प्रमुख परियोजनाओं को देखें तो नर्मदा नदी पर 3000 लघु, 135 मध्यम और 29 बड़ी परियोजना कार्यरत है। याद कर दो कितना बेटा, 3000 लघु। ये केवल नर्मदा नदी पर ही नहीं, इनकी सहायक नदियों पर है। अगर हम पहले सहायक नदी की बात कर ले तो सहायक नदियां देखिए किसकी बेटा, नर्मदा की। हम सब नर्मदा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नर्मदा नदी की सहायक नदियों की संख्या देखिए तो 41 सहायक नदियां। कितनी है बेटा, 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें बाएं से 22 है और दाएं से 19 नदियां शामिल होती हैं। कितनी है, 41 है, जिसमें बाएं तरफ से 22 और दाएं तरफ से 19 नदियां जो हैं वो शामिल होती है। किसमें, नर्मदा नदी। ओके, इन्हीं नदियों के सहयोग से नर्मदा नदी पर प्रमुख परियोजना, नर्मदा पर स्थित परियोजना, ठीक है, परियोजना याद रखना, परियोजना 3000 छोटी छोटी बड़ी परियोजनाएं सहायक नदियों पर, 135 मध्यम और 29 बड़ी परियोजना। अब अगर हम बात करें नर्मदा नदी पर स्थित बड़ी परियोजना की, तो जैसे कि आप जानते हैं कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है बरगी। ठीक है, इन 41 नदियों में से सहायक नदियों के बारे में देखें तो बहुत सारी नदियां हैं जिनके बारे में आपको पता है। हिरण, तवा नदी का जो संगम होता है ये होशंगाबाद में नर्मदा नदी से होता है, तो तवा जो पचमढ़ी से निकलती है, तवा। फिर साथ में क्या है, हिरण, शक्कर, दूधी। ठीक है, ये सभी के सभी नदियां जो हैं ये आपको ध्यान रखना है किसमें आती हैं, किसकी सहायक नदियां हैं। तो इनमें से हम बात करेंगे प्रमुख परियोजनाओं की। तो परियोजनाओं में एक परियोजना जो है वो बरगी परियोजना है। ये किस पर है, तो बरगी नदी पर है। ये कहां पर है, जबलपुर में है। और किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की सहायक नदी। ठीक है, बरगी परियोजना। उसके बाद हम चलते हैं खंडवा में, पुनासा डैम के नाम से जाना जाता है। इसे इंदिरा सागर परियोजना कहते हैं। ये परियोजना भारत में 2006 को राष्ट्र को समर्पित की गई, भारत सरकार द्वारा 2006 को राष्ट्र को समर्पित की गई। ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है और इसके
कारण नर्मदा नदी के आसपास के बहुत सारे जो जिले हैं, इस परियोजना के आसपास के जिलों में काफी विस्थापन हुआ। एक हरसुद नाम का जो खंडवा जिले के निकट में स्थित एक शहर था, वो प्राचीन शहर था, उसे पूरी तरह से वहां से हटाकर नया जगह स्थापित किया, नया हरसुद छनेरा के पास में, ये आपको ध्यान रखना है, खंडवा के निकट में। और बहुत सारा क्षेत्र, डूब वाला क्षेत्र आया इसमें। तो इंदिरा सागर परियोजना, ठीक है, इसके का शिलान्यास जो है इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, 1983-84 की बात है बेटा, याद रखो। तो इंदिरा सागर परियोजना, ये पन बिजली, यहाँ से विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, जल विद्युत का उत्पादन, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत सहायक है। अगला कि इसके बाद में जैसे कि ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर परियोजना भी है बेटा, इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, ये दोनों कहां पर आ जाएंगी? खंडवा में ही आएंगी। महेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना ये कहां आएगी बेटा? खरगोन में आएगी, ठीक है, खरगोन में आएगी। कौन सी परियोजना? महेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर कहां पर आएगी? खंडवा में। पुनासा या इंदिरा सागर परियोजना कहां पर आएगी? खंडवा में आएगी, ठीक है। और बरगी परियोजना कहां पर आएगी? आपके जबलपुर, बरगी, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सभी परियोजनाओं में एक परियोजना और महत्वपूर्ण है, उस परियोजना का नाम है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना, याद हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। क्यों? क्योंकि इस परियोजना में कौन से 4 राज्य, कितने राज्य बेटा? 4 राज्य, ठीक है। 4 राज्यों में देखिए, तो एक तो मध्य प्रदेश, ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस से देखते हैं, पहले मध्य प्रदेश से नदी निकल रही है, मध्य प्रदेश से जाकर अलीराजपुर के निकट से ये कहां पर प्रवेश करती हैं? महाराष्ट्र में प्रवेश करती हैं, और फिर आपके गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, यहां से ये 1312 किलोमीटर चलते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती है। जो भी मैं आपको बता रहा हूं, एक एक प्रश्न आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इस नर्मदा नदी से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, गुजरात की भी जीवन रेखा है, यहां से प्रश्न आना लाजिम, ठीक है बेटा। और प्रीवियस ईयर के आप अगर पेपर उठाकर देखते हो, कांस्टेबल के पेपर हैं, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, जो भी पेपर उठा के देखते हो, उन सभी पेपरों में कहीं ना कहीं से प्रश्न। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका जो अगला पेपर हो या पिछला पेपर हुआ उसमें नर्मदा नदी से 10 क्वेश्चन आ जाए, ये भी संभव नहीं। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये निश्चित नहीं है ना कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो हमें पढ़ना सभी है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये देखिए कि ये कहां पर जा रही है? मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और इसमें एक राज्य है राजस्थान। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर राजस्थान से तो नर्मदा नदी बहती ही नहीं है, ठीक है, पर परियोजनाओं में सहयोग के लिए राजस्थान को बिजली की आवश्यकता है, तो हमारी नर्मदा नदी के इस परियोजना से, सरदार सरोवर परियोजना से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को जल की उपलब्धता होती है। साथ में राजस्थान जो है, इनको हम विद्युत की उपलब्धता करवाते हैं, बिजली की उपलब्धता करवाते हैं, ठीक है। तो ये संयुक्त परियोजना है 4 राज्यों की क्या? संयुक्त परियोजना जो है बेटा, ये आपको याद रखना, कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना।
ये सरदार सरोवर परियोजना के निकट ही विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, आपको याद होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना, किसकी है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर। ठीक है, तो ये नर्मदा सरदार सरोवर डैम के निकट ही एक साधु बेट नाम की जो एक पहाड़ी है उस पर ये स्थित है। ठीक है, तो ये आपको बन जाएगा। तो नर्मदा नदी से संबंधित मैंने प्रमुख परियोजनाएं, जलप्रपात और छोटी बड़ी नदियां जो भी हमने बताई, इसमें सहायक नदियों में मैंने नाम क्या क्या बताए थे, एक बार देख लेते हैं। सहायक नदियों में नाम हिरण, तवा, शेर, हिरण, शेर, तवा, हथनी, हथनी या हाथनी, शक्कर, दूधी, चाय पत्ती नहीं है। अब तुम यहाँ पर शक्कर और दूध है तो चाय पत्ती मत बनाओ, मतलब चाय मत बनाओ, ठीक है, वो तो याद करने के लिए है ना। शक्कर, दूधी, हिरण, तवा और भी याद रखना, ठीक है बेटा। ओके, और क्या क्या है? गंजाल भी है, ठीक है। हाँ, छोटी बड़ी नदियों को मिला ले तो ये बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सभी की सभी हमारी नर्मदा नदी से संबंधित प्रश्न थे। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और भी क्या प्रश्न है? नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और नर्मदा नदी कर्क रेखा के समांतर है। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो है कर्क रेखा के समांतर है। ये रेखा कौन सी बनी है हमारी? कर्क रेखा, उस रेखा के समांतर है, ठीक है। और क्या कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से? 14 जिलों से, जबकि आपकी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से, ध्यान रखेंगे। और विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में नर्मदा नदी और दक्कन के पठार के बीच में जल विभाजक का कार्य कौन कर रहा है? तो आपका सतपुड़ा पर्वत। यदि सतपुड़ा पर्वत नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित नहीं होता तो नर्मदा नदी का जल कहां जाता बेटा? दक्षिण में प्रवाहित, मतलब दक्कन के पठार में जाता, वो गुजरात की खंबात की खाड़ी में जाकर नहीं गिरता, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं ये सारे के सारे आपकी नर्मदा नदी से संबंधित प्रश्न हैं। अब हम बात करते हैं नर्मदा घाटी। तो नर्मदा नदी नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में बहती है, ठीक है। इसी को अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये एक क्षेत्र है, इसकी सहायक नदियों और इनको क्षेत्र को देखें तो ये नर्मदा अपवाह तंत्र है, जो कितना बेटा? तो यहाँ पर याद रखना 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नर्मदा घाटी क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश का 26% है। जो मध्य प्रदेश का कितना है? 26% है। और इस क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टियां जो है वो काली मिट्टी होगी, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होगा, ठीक है। दक्कन ट्रेप की चट्टानें यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेंगी, ठीक है बेटा। तो ये आपको तो नर्मदा नदी से संबंधित जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको बता दिया। कोई आपके डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अपवाह तंत्र जिसको कहते हैं, बेसिन वह क्षेत्र होता है जहां पर एक मुख्य नदी है और अन्य छोटी छोटी नदियां आपस में आकर उस क्षेत्र में मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश में ही नहीं, नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र अपवाह बेसिन का जो क्षेत्रफल है लगभग 98,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग बेटा ज्यादा भी हो सकता है, तो लगभग 98,000 वर्ग किलोमीटर जो अपवाह बेसिन है, छोटी बड़ी नदियों का जो आपस में आकर इसमें मिलती हैं, तो उसकी हम बात, ठीक है। और कोई प्रश्न समझ में आया? यस। नए बच्चों को? यस। आशीष,
ओके चलिए ठीक है, तो हम अगला देखते हैं। इसके बाद में हमारे पास में इंपॉर्टेंट नदी है चंबल, सोन, बेतवा और अन्य नदियां हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर नर्मदा नदी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बताए हैं, आप एक बार इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम आपने कहां से बताया? अमरकंटक से बताया। और नर्मदा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 3 राज्यों में। जिलों के नाम बताए, जिलों में कितने? 15 जिलों में। और राज्यों में कितने? 3 राज्यों में। ठीक है, अगला हम चलते हैं चंबल नदी। किस नदी के बारे में पढ़ते हैं? चंबल नदी के बारे में। देखिए, भारत मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की बात करें। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि इस वाले क्षेत्र में एक पठार है जिसे हम कहते हैं, कौन सा पठार बेटा? मालवा का पठार। आप इसे मैप से बराबर समझिए, एग्जाम में आपके प्रश्न को ये सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, ओके चलिए। तो इस वाले पठार में हमने पढ़ा था, इसे हम मालवा का पठार कहते हैं। और मालवा के पठार में हमने क्या देखा था कि मालवा का पठार दक्कन ट्रैप की चट्टानों से मिलकर बना है, ये हमने देखा था। मालवा का पठार किससे मिलकर बना है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से। ज्वालामुखी लावा के जमाव से इस पठार का निर्माण हुआ। अत्यंत उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर मिलती है, काली मिट्टी की यहाँ पर प्रचुर मात्रा है, याद रखना। ओके, हमने यहाँ पर देखा था कि मालवा के पठार में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जिसका भाग हम क्या कहते थे? विंध्य पर्वत श्रेणी। हमने पिछली कक्षा में देखा कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम हमने बताया था, क्या है बेटा? सिगार की चोटी। और इसकी ऊंचाई हमने 881 मीटर बताई थी। ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी से प्रश्न जुड़ा है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? तो आपको तो पता ही है, धूपगढ़ की चोटी। ये कहां पर है? पचमढ़ी में है। और पचमढ़ी में भी ये कहां पर है बेटा? मतलब कौन सी श्रेणी पर? महादेव श्रेणी पर। कितनी ऊंचाई बताई थी? 1350 मीटर। याद हो गया ना? ओके, तो सिगार की चोटी। उसी के पास मैंने एक पहाड़ी और बताई थी, क्या बताई थी बेटा? जाना पाव की पहाड़ी। और यहीं पर हमने एक बात करी थी, धजारी की पहाड़ी। धजारी की हमने ऊंचाई क्या बताई थी? 810 मीटर। जाना पाव की 854 मीटर। और सिगार की चोटी की कितनी ऊंचाई बताई थी? 881। मालवा के पठार की सबसे ऊंची। इस जाना पाव की पहाड़ी के पास में ही क्या है? काकरी बरडी की भी पहाड़ी स्थित है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस जाना पाव की पहाड़ी से इंदौर के निकट महू के पास से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है चंबल। चंबल नदी जो है, हम किसको पढ़ रहे हैं अब? चंबल नदी। इंपॉर्टेंट है चंबल नदी बेटा, चंबल नदी। इसमें इसे हम चरमावती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके बेटा। अब देखिए, तो जाना पाव की पहाड़ी से इंदौर के निकट से चंबल नदी का उद्गम होता है। ये इंदौर, उज्जैन के लगभग से रतलाम, मंदसौर होते हुए ये नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। एक प्रश्न ध्यान रखना, चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्माण करती है, और चंबल नदी ही मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, तो क्या है यहां पर? चंबल नदी का उद्गम जाना पाव की पहाड़ी से हुआ।
इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। कितनी है? 965 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और कहां पर, ये है यूपी, एमपी और राजस्थान। सरल है। पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी कितने राज्यों में? 3। क्या? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है। और चंबल नदी कितने राज्यों में? 3। क्या नाम है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो आपकी चंबल नदी का उद्गम जाना पाव की पहाड़ी से होता है, इंदौर के निकट से, और ये नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहते हुए फिर पुनः मध्य प्रदेश में बहते हुए यूपी में इटावा के पास, ऊपर उठाना है, यूपी में इटावा के पास में जाकर ये जो है किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है। यूपी में इटावा के निकट में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। ओके बेटा। अब चलिए आगे चलते हैं। तो चंबल नदी के बारे में हमने देख लिया, लंबाई 965 किलोमीटर। उद्गम हमने देख लिया, क्या है बेटा? उद्गम जाना पाव की पहाड़ी, कहां से बेटा? इंदौर से। ओके। मुहाना अगर हम बात करें तो मुहाना के बारे में मैंने क्या बताया इसमें? मुहाना मैंने बताया है यमुना नदी, और यमुना नदी कहां पर बेटा? इटावा। इटावा कहां पर है? यूपी। ओके, याद हो जाएगा ना? हाँ, ध्यान देना। अगला कि इस नदी पर भी बहुत सी परियोजना है, इस नदी पर भी बहुत से जलप्रपात है। तो पहले हम इस नदी पर स्थित जलप्रपात को देखें। तो जलप्रपात में अगर बात करें, एक इंदौर के पास ही बेटा पाताल पानी नाम की जगह है, महू। महू जो है इंदौर के पास में आता है। तो यहां पर पाताल पानी, ठीक है, पाताल पानी जलप्रपात। आपको बता दूं कि जो हमारे सीएम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो है महू के पास में जो रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर टांट्या भील, टांट्या मामा या टांट्या भील कहते हैं, टुंड्रा भी कहते हैं उसको, तो उनके नाम पर कर दिया है। कल या परसों की न्यूज है, कल की न्यूज है। और इंदौर का में स्थित भंवरकुआ जो स्क्वायर है, उसका नाम भी टांट्या भील स्क्वायर के नाम से जाना जाएगा। ये उन्होंने कल के इसमें घोषणा की है ना। ये आदिवासी जनजाति वर्ग के मसीहा के नाम से जाना जाते थे, और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही जो है प्रयास किया था आजादी स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अंग्रेजों से ये लड़े। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। और अभी 15 जो अभी नेक्स्ट लास्ट टाइम में गए हैं 15 नवंबर है ना, वहां उस समय हमने जनजातीय जो गौरव दिवस के रूप में मनाया था। ये किनके जयंती के उपलक्ष्य में था? बिरसा मुंडा, है ना। ये मुंडा हो जनजाति के थे, मुंडा जनजाति के जो झारखंड वाले क्षेत्र में आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। तो पाताल पानी जलप्रपात कहां पर है? महू में। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। और एक और जलप्रपात है जिसका हम कह रहे हैं झाड़ी दाह जलप्रपात। कौन सा? झाड़ी दाह जलप्रपात। ये कहां पर स्थित है? ये भी आपके इंदौर में ही स्थित है। तो हम लिख सकते हैं कि इंदौर में ये दोनों जलप्रपात आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसमें मंदसौर से ये जाती है बेटा, मंदसौर से चंबल नदी जाती है, और उसी में वहीं पर चूलिया जलप्रपात। ठीक है, चूलिया जलप्रपात कहां पर बेटा? मंदसौर। ठीक है, ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश की पहली परियोजना, प्रथम परियोजना जो है मध्य प्रदेश की गांधी सागर परियोजना।
ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली परियोजना कौन सी है प्रवीण? गांधी सागर परियोजना। ठीक है, ये परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये परियोजना मध्य प्रदेश के इस मंदसौर जिले में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है ये परियोजना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक बांध बना हुआ है, इस बांध को देखो, जो राजस्थान का भी हिस्सा है। ये जो बांध है, ये बांध आपका गांधी सागर बांध है। और याद रखिएगा कि इसके आसपास एक अभ्यारण्य है जिसको हम गांधी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गांधी सागर अभ्यारण्य, पहली जल विद्युत का निर्माण मध्य प्रदेश में यहीं पर किया गया। जल विद्युत का उत्पादन आपका गांधी सागर जलाशय से किया गया। क्या कहां पर है ये, किस जिले में है? मंदसौर। आपसे एग्जाम में प्रश्न आएगा कि गांधी सागर बांध कहां पर स्थित है, तो आपको बताना है कि चंबल नदी पर, और जिले का नाम क्या है? मंदसौर, मध्य प्रदेश। इसी नदी पर दो अन्य जिले जो बांध है वो भी परियोजना भी स्थित है, जिनमें एक आती है कोटा बैराज और एक आती है जवाहर सागर। तो पहले जवाहर सागर के बारे में लिख लें। जवाहर, इसी को एक चित्तौड़गढ़ पहले आता है, तो यहां पर आएगा राणा प्रताप सागर, राणा सागर या राणा प्रताप सागर परियोजना। फिर आता है जवाहर सागर परियोजना। इस जवाहर सागर परियोजना को कोटा बैराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर में याद रखना है कोटा बैराज परियोजना। ठीक है, तो ये तीन परियोजना भी इस पर है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अब आप यहां पर देखिए कि नर्मदा नदी तो दक्षिण में है, मालवा के दक्षिण में, और मालवा से ही कौन सी नदी निकली है? चंबल। तो चंबल नदी श्योपुर, मुरैना और भिंड है ना, थोड़ा ध्यान रखिए। श्योपुर, मुरैना और भिंड, इन तीनों जिलों से बहती हैं और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्माण करती हैं। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अपरदन करने वाली नदी का नाम क्या है? तो चंबल नदी जो है सर्वाधिक अपरदन करने वाली नदी, मृदा अपरदन। तो चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन किया जाता है श्योपुर और मुरैना क्षेत्र। वैसे तो सभी जगह किया जाता है, लेकिन श्योपुर और मुरैना क्षेत्र में 120 किलोमीटर लंबी एक क्षेत्र है, पट्टी है, इससे और अधिक भी हो सकती है। तो उस क्षेत्र में चंबल नदी द्वारा अपरदन किया जाता है और उस अपरदन को अवनालिका अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनालिका अपरदन। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जब हमने मध्य भारत का पठार पढ़ा था, तब हमने बताया था कि यहाँ का ताप अधिक होता है, यहाँ पर वर्षा कम होती है, यहाँ पर पेड़ पौधे वन की जो संख्या है वो क्या है, परसेंटेज क्या है, वो कम है। इसलिए यहाँ पर जो है मृदा को रोकने का प्रयास पेड़ करते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। तो नदियों के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, अपरदन हो रहा है। तो चंबल नदी यहाँ पर मृदा अपरदन करती है। इस अपरदन को क्या कहते हैं? अवनालिका अपरदन कहते हैं। कल का पेपर जो हमने टेस्ट पेपर लिया था, कल परसों जो टेस्ट पेपर लिया था, उसमें हमने पढ़ा था कि चंबल नदी द्वारा कौन सा अपरदन किया जाता है। उसमें लिखा था नाली जो दिया था, गली वाला जो दिया था, तो वो ध्यान रखना। तो यहीं पर अवनालिका अपरदन कौन करती है? चंबल। बीहड़ का निर्माण करती है, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है। बीहड़ का निर्माण, गड्ढों का निर्माण चंबल नदी द्वारा श्योपुर मुरैना के क्षेत्र में होता है।
और आपको समझ में आ ही रहा है कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा तो बना ही रही है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का भी निर्माण कर रही है। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में अभी टेस्ट पेपर में आए थे, ठीक है। तो यहां से प्रश्न आने और ये आगे जाकर किससे मिल जाती हैं, तो यमुना नदी से आपकी इटावा में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियों के नाम देखें तो चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में काकरी बरडी नाम की पहाड़ी है, बरडी नाम की एक पहाड़ी है। इस काकरी बरडी की पहाड़ी से कोई नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है क्षिप्रा। क्या है? क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी को मध्य प्रदेश की मालवा की गंगा कहा जाता है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है, ये इसकी सहायक नदी है। आप सभी जानते हैं कि उज्जैन जो है वो किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन में जो प्रमुख 4 कुंभ का आयोजन किया जाता है, उन 4 कुंभों में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। लास्ट ईयर कब हुआ था? 2016 में, है ना। और अभी आगे जाकर 2028 के लगभग में प्रत्येक 12 वर्षों में यहाँ पर होता है आयोजन, ये याद रखना। और तो क्षिप्रा नदी, महाकालेश्वर क्षिप्रा नदी के तट पर। तो उज्जैन ये किसकी सहायक नदी है बेटा? चंबल की सहायक नदी। ओके, आगे इसी के इसकी लगभग 195 किलोमीटर लंबाई है, किसकी? क्षिप्रा नदी। आगे हम बढ़ते हैं तो देवास नाम का एक जिला है। इस देवास जिले में बागली गांव है। कौन सा गांव है बेटा? इस बागली गांव से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है काली सिंध। क्या नाम है? ये काली सिंध नदी इसकी सहायक नदी है चंबल। सीहोर जिले से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम कहते हैं पार्वती नदी, और ये भी किसकी सहायक नदी है? तो प्रमुख रूप से क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। अब देखो, आप सभी जानते हैं कि इस वाले भाग में जो मैंने यहां पर लिखा है, इस वाले भाग में एक श्रेणी मिलती है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। और अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इस अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम से पूर्व की ओर, समझ पा रहे? पश्चिम से पूर्व की ओर एक नदी बहती है। इस नदी का नाम है बनास, जो चंबल में आकर मिलती है। चंबल में आकर मिलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चंबल में आकर कौन सी नदी मिल रही है? बनास नदी मिल रही है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बनास किसकी सहायक है? तो बनास चंबल की सहायक नदी है। ओके बेटा, चंबल से संबंधित मैंने सभी के सभी प्रश्नों को बताने का प्रयास किया है। इससे आने वाले सभी प्रश्न आपको हल कर लेंगे यदि आप इसे घर जाकर एक बार रिवीजन करोगे और देखेंगे, ठीक है। आगे हम इसके बारे में और भी चीजें बताएंगे, लिखवा देंगे, ठीक है। पर अभी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। तो हमने अभी यहाँ पर एक नदी देखी थी दक्षिण में, कौन सी? नर्मदा नदी, ठीक है ना। नर्मदा नदी देखी थी, नर्मदा मैया को देखा था, ठीक है। ओके, इस वाले हिस्से में ही अगर हम जाएं तो धार एक जिला है, धार जिला है, और धार जिले से माही नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? माही नदी जो है
ये मध्य प्रदेश के धार जिले से आगे बढ़ती है, झाबुआ रतलाम होते हुए ये आगे बढ़ जाती है और राजस्थान को प्रवेश करती है। कहाँ जाती है? राजस्थान को प्रवेश करती, राजस्थान में जाती है। और एक प्रश्न हमेशा याद रखना कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती। कितने बार? ठीक है, तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है? विषुवत रेखा को कांगो जायरे नदी 2 बार काटती है। और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। 2 बार काटने का मतलब एक बार ऊपर जाने और पुनः लौटकर आने से 2 बार उस रेखा को क्रॉस करना। ठीक है ना? तो मकर रेखा को कौन सी? लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को कौन सी नदी? कांगो या जायरे नदी। कांगो जायरे अफ्रीका में है ये दोनों नदियां। ठीक है, लिम्पोपो नदी आपकी दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में और कांगो जायरे जो है मध्य अफ्रीकन क्षेत्र में स्थित है। और आपको मैंने बता दिया कि कर्क रेखा को कौन सी नदी काट रही है? तो माही नदी 2 बार काट रही है और ये आपकी कहां जाकर गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है माही। ठीक है बेटा, इस नदी पर जमुना लाल बजाज परियोजना स्थित है। कौन सी परियोजना? जमुना लाल बजाज परियोजना स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बच जाएगा? गुड। आगे चलते हैं कि सीहोर, भोपाल, यहां पर रायसेन जिला है और रायसेन जिला के एक गांव है जिसको हम कहते हैं कुमरा गांव। कौन सा गांव बेटा? रायसेन जिले के कुमरा गांव से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है बेतवा। कौन सी नदी? बेतवा नदी। मैं जो डायग्राम आपको इस मैप पर बना रहा हूं वही का वही आपको आपकी कॉपी में भी चेक करूंगा। ठीक है ना? हाँ, तो याद रखना कि जो रायसेन है, रायसेन का कुमरा गांव है, इससे एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम बेतवा नदी। लगभग 380 किलोमीटर के लगभग में ये दूरी तय करती है और ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ललितपुर झांसी वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है। और ये निवाड़ी नाम का एक नया जिला बना है जो टीकमगढ़ जिला में से अलग हुआ है। निवाड़ी जिला कब बना? मैंने आपको बताया था। निवाड़ी जिला कितनी तारीख को बना है? 1 अक्टूबर 2018। इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? 1 अक्टूबर 2018 को बना है। ठीक है ना? कौन से नंबर का जिला बना है? 52वां नंबर का जिला बना है। कहां से अलग होकर? टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी जिला बना। इस निवाड़ी जिले में कौन कौन है? इस निवाड़ी जिले में तहसील के नाम बताइए। ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी। ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी, ये तीनों तहसील को बनाकर निवाड़ी जिला। तो निवाड़ी में पुनः प्रवेश करती है और ओरछा जो है इस बेतवा नदी के किनारे ही है। ओरछा कहाँ स्थित है? बेतवा नदी के किनारे। ठीक है, और ये आगे बढ़ते हुए कहां पर जाकर मिल जाती है? हमीरपुर, यूपी, है ना? यानी कि ये यमुना नदी में ही मिलता है। कौन? आपकी बेतवा। इस बेतवा नदी के तट पर या बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, कौन सी परियोजना? संयुक्त। उसका नाम है माता टीला परियोजना। इस परियोजना को बहुत से नाम से जानते हैं, लगभग 3 नाम है इसके। राजघाट परियोजना, या इसका नया नाम रानी लक्ष्मीबाई। आप सभी जानते हैं लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जो है परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड की है और ये क्षेत्र कौन सा है बेटा? बुंदेलखंड है।
हमने पढ़ा भी है कि झांसी की रानी ने कहा था मैं झांसी नहीं दूंगी, है ना। और ये झांसी की रानी जो है ये 1857 की क्रांति में लड़ी थी। और हमने सुना था बुंदेलो हर बोलो मुख, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। ये किसने लिखा, ये बताइए? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना बेटा, तो ध्यान रखना। तो उन्हीं के नाम पर आपकी रानी लक्ष्मीबाई परियोजना रखा है। ये कौन सी परियोजना है? यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे, है ना। अब बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? क्षिप्रा नदी, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ये। तो आइए आगे देखते हैं कि बेतवा नदी पर स्थित अगर हम शहरों के नाम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम जिसको हम कहते हैं भोजपुर। भोजपुर जो है वो बेतवा नदी के तट पर है, पास में है। और भोजपुर में आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का ही नहीं भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है, ठीक है ना। राजा परमार भोज राजा ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके बारे में कई किंवदंतियां आपको सुनने को मिलती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? भोजपुर किस नदी के तट पर है, इंपॉर्टेंट आपको ये याद। सांची बेतवा नदी के किनारे है, ओरछा बेतवा नदी के किनारे है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो इससे संबंधित मैंने आपको सारे प्रश्न आपको बता दिए, ठीक है, बच जाएगा, कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं कि मैंने इस क्षेत्र में आपको एक पर्वत श्रेणी के बारे में बताया था, जिसको हमने बताया था क्या विंध्याचल का ही भाग है, उसका नाम है कैमूर। और इस कैमूर पर्वत श्रेणी से केन नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? एक प्रश्न आता है कि नदी जोड़ो परियोजना, इसको हम कहते हैं अमृत क्रांति, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में नदी जोड़ो परियोजना थी, जिसमें क्या था कि बड़ी या छोटी नदी को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनमें क्या है, साल भर जल बराबर मात्रा में रहेगा, ठीक है। तो नदी जोड़ो परियोजना में केन और बेतवा पहली नदी थी जिनको लिंक किया जा रहा, अभी ये इनको जोड़ दिया गया, ठीक है। तो नदी जोड़ो परियोजना 1998 में अटल बिहारी की सरकार के समय में अमृत क्रांति के नाम से, जो अभी अलग अलग, जैसे कि हमने क्षिप्रा नदी को चंबल से, क्षिप्रा नदी को नर्मदा से जोड़ा है, चंबल को नर्मदा से जोड़ा है। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो करंट अफेयर में ये पूछा गया, पिछले 1-2 सालों में ये हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर देखें तो केन नदी का उद्गम कहां से हुआ बेटा? कैमूर श्रेणी से हुआ। और केन नदी पन्ना वन विहार जो है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है, उससे होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। केन नदी के बारे में बता दिया कि केन नदी पर केन घड़ियाल परियोजना स्थित है, ठीक है। आपकी चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल परियोजना स्थित है। चंबल घड़ियाल परियोजना कहां पर है? आपकी चंबल राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। केन नदी पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस पर भी घड़ियाल परियोजना स्थित है, मगरमच्छ घड़ियाल, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारी जो सोन नदी आती है, इस पर भी क्या है, घड़ियाल का संरक्षण या मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे जो है मगरमच्छ और घड़ियाल से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला हम इसी कैमूर पहाड़ी पर ही है, सतना नाम की जगह है, और सतना में एक तमसा कुंड है, तमसा कुंड। इस तमसा कुंड से एक नदी का उद्गम होता है जिसको हम तमसा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? तमसा नदी। और ये जो तमसा नदी है इसी को हम टोंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टोंस। टोंस नदी का उद्गम तमसा कुंड सतना के निकट से हुआ, कैमूर की पहाड़ी से ही हुआ है, तमसा कुंड से हुआ है। और ये नदी आगे जाके देखिए, आपको तो पता है कि यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा। एक प्रश्न हमेशा याद रखना कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदियों में अगर नाम आता है तो किसका आता है?
यमुना नदी का, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। और ये आपस में दोनों नदियां कहां पर मिलती है? आपस में दोनों नदियां इलाहाबाद में मिलती हैं, ठीक है। और यमुना में मैंने आपको बताया कि चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी आके मिलती हैं। और चंबल नदी में हमने देख लिया छोटी बड़ी नदियां, जिसमें क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास, ये नदियां आपस में आकर यहाँ पर मिलती हैं। तो ये जो टोंस नदी है, इस टोंस नदी का उद्गम सतना वाले क्षेत्र से होता है, ठीक है। टोंस नदी का उद्गम सतना वाले क्षेत्र से होता है और ये आगे जाकर किसमें मिलती हैं? गंगा में। तो टोंस नदी आपको ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश की टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा। आपको प्रश्न में आएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। बिहार जलप्रपात जो है इसी नदी पर स्थित। आगे हम बढ़ते हैं कि मैंने आपको इस पठारी क्षेत्र, इस पर्वतीय क्षेत्र से मैंने आपको नर्मदा नदी के उद्गम के बारे में बताया। क्या बताया? नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक से उद्गम होने वाली इस नदी के पास से ही सोन नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? सोन नदी का उद्गम होता है। सोन नदी पूर्व में बहते हुए पटना के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। किसके पास मिल जाती है? पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इस सोन नदी की लंबाई लगभग 780 किलोमीटर के लगभग में है। ये पटना में जाकर मिलती है गंगा में। पाटलिपुत्र शहर या पटना शहर का निर्माण जो है, ये उदयन नाम के जो एक आपके हर्यक वंश के शासक थे। उदयन हर्यक वंश का शासक, जो आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ाया है मैंने, तो उसमें जो हर्यक वंश के शासक कौन थे? बिंबिसार। उनका पुत्र कौन हुआ? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र कौन हुआ? उदयन। उदयन ने गंगा और सोन नदी के तट पर एक शहर की स्थापना कराई, उसका नाम है पाटलिपुत्र, और अपनी राजधानी बनाई, जो मगध की एक प्रमुख राजधानी के रूप में रही। और हमने पढ़ा था कि जो हर्यक वंश है, इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। इसी से जुड़ा प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। सोन नदी इसलिए सोन नदी कहलाती है क्योंकि यहाँ पर सोने के कुछ टुकड़े इसके बहाव क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। तो सोन नदी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस सोन नदी की सहायक नदी है जोहिला। कौन सी है बेटा? जोहिला। और सोन नदी की सहायक नदी रिहंद है। क्या नाम है उसका? रिहंद। यूपी में ये इसकी सहायक नदी है रिहंद। और सोन की सहायक नदी कौन सी है? जोहिला। ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनेगा, सोन से प्रश्न है। अब इस सोन नदी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना स्थित है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कई बार, है ना। एमपीपीएससी, प्री में, एसआई, कांस्टेबल, सारे एग्जाम में पूछी गई हैं। और उस परियोजना का नाम है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, बाण सागर परियोजना। क्या नाम है बेटा? बाण सागर परियोजना। ये बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपके बिहार, क्या है बेटा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना आती, समझ में आया? और ये परियोजना जो है ये किस पर है? सोन नदी पर। इसका नाम बाण सागर बाण भट्ट के नाम पर। किसके नाम पर किया? बाण भट्ट के नाम पर किया। और बाण भट्ट, आपको याद रखना कि हर्षचरित्र और कादंबरी नाम की दो किताबों का रचनाकार जो है वो बाण भट्ट है। आपको ध्यान रखना, हर्ष राजा जो थे, जो कन्नौज के शासक या थानेश्वर, जो पहले उनकी राजधानी थानेश्वर थी, और ये कन्नौज। मैंने आपको ये भी पढ़ाया है प्राचीन इतिहास में, आपको हर्षवर्धन हर्ष राजा के बारे में पढ़ाया है, तो उन्हीं में बाण भट्ट याद रखना। तो इनके नाम पर इनका नामकरण किया है बाण सागर परियोजना, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है, ये बांध जो है देवलोध नाम की जगह पर बना है। देवलोध कहां पर बना है?
लोध। और ये कहां पर है? शहडोल। कहां पर है? शहडोल में। और इसका मुख्यालय जो है ना, बांध सागर परियोजना का मुख्यालय रीवा में। कहां पर है? रीवा। ठीक है, तो यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा। ओके, बन जाएगा ना। तो ये हमारी उत्तर की सभी नदियां हो रही है। चंबल नदी, फिर उसके बाद में हमने छोटी छोटी नदियों को देखा, इंपॉर्टेंट बेतवा, केन, टोन, सोन नदी देख ली। ठीक है, अब हमारे पास में 3 प्रमुख नदियां बसती हैं और इसके बाद में छोटी बड़ी नदियां जो हम आपको लिखवाते समय बता देंगे। तो इनमें ये आपको बन गया बांध सागर परियोजना और यहां से प्रश्न है याद। अब दक्षिण में महादेव पर्वत श्रेणी के वर्धमान शिखर से, दक्षिण में मुल्ताई बैतूल जिले में वर्धमान शिखर से एक नदी का उद्गम होती है जिसका हम कहते हैं वर्धा नदी। क्या नदी है? वर्धा नदी। कहां से? वर्धमान शिखर से। कौन से शिखर से? वर्धमान शिखर या वर्धन शिखर से इसका उद्गम होता है। और ये नदी कहां जाती है? ये नदी दक्षिण में जाती है। आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में हमने वर्धा जिला पढ़ा है, तो इसी नदी के कारण उसका नाम वर्धा जिला पड़ा। ठीक है, अब यहां पर परसवाड़ा का पठार है। परसवाड़ा का पठार, इस परसवाड़ा के पठार से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है वेनगंगा। क्या नाम है? वेनगंगा नदी। और वर्धा और वेनगंगा नदी आपस में मिलती है, इसे हम प्राणहिता के नाम से जानते हैं। तो वेनगंगा और वर्धा नदी की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? प्राणहिता कहते हैं। ठीक है बेटा, और ये प्राणहिता किसमें जाकर मिल जाती है? गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। तो मैंने आपको शुरुआती दौर में जब बताया था कि गंगा का भी अपवाह वेशिन है, यमुना का भी, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती तो है ही, साथ में गोदावरी नदी का भी यहाँ पर नदी वेशिन यहाँ पर देखने को मिलता है। और छत्तीसगढ़ का विभाजन मध्य प्रदेश से नहीं हुआ होता है, या मध्य प्रदेश का विभाजन होकर छत्तीसगढ़ राज्य नहीं होता, तो यहाँ पर महानदी का भी जो है, महानदी उद्गम भी आपके रायपुर शहर के पास से होती है और उसका भी नदी वेशिन हमको यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। ठीक है, फिर भी हम इसके महानदी वेशिन को भी मध्य प्रदेश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्राणहिता और वर्धा नदी के बारे में मैंने आपको बताया। अब मुल्ताई से ही एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है ताप्ती। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच की सीमा बनाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का निर्माण करती है। अभी एग्जाम में आपके प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का निर्माण करती है। ये ताप्ती नदी 724 किलोमीटर बहते हुए पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती। कौन सी दिशा में जाती? पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती है। और इस नदी पर गुजरात में 2 परियोजना है। किस नदी की बात कर रहे हैं हम? ताप्ती नदी की बात कर रहे हैं। गुजरात क्षेत्र में इसमें काकरा पारा परियोजना और एक उकई परियोजना जो है, ये कहां पर है? तो ये आपकी ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित परियोजना है। ताप्ती नदी बैतूल जिले से निकलती है। मुल्ताई शहर इस पर स्थित है, बुरहानपुर शहर इस पर स्थित है, भुसावल शहर इस पर स्थित है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है। सूरत वही शहर है जहां पर अंग्रेजों ने पहली अपनी कोठी खोली थी, कारखाना स्थापित किया था। और सूरत 1907 में कांग्रेस विभाजन जो है वो 1907 में सूरत में ही के अधिवेशन में हुआ था, इसीलिए उसको सूरत कूट कहा जाता है। या पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन जो है वो 1907 में किस नदी के तट पर हुआ था, तो आपको याद रखना है ताप्ती नदी, सूर्यपुत्री ताप्ती, जो पूर्व से पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में जा रही है। और कितनी लंबाई बताई? 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी जो भी है गिरना और 1-2 नदी इसकी सहायक नदियां हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। तो मैंने अब ये वाला एक भाग रह जाता है, इस वाले भाग को देखो। तो यहाँ पर सिंध नाम की एक नदी का उद्गम होता है और सिंध नदी पर मध्य प्रदेश का एमपी का सबसे
बड़ा पुल स्थित है? कौन सा नदी पुल स्थित है? ठीक है ना, एमपी का सबसे बड़ा नदी पुल जो है वो कहां पर स्थित है बेटा? सिंध नदी पर। इससे पहले कहा था तो नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा पर जो है पुल था, कौन सा? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, कौन सी नदी पर है? सिंध नदी पर है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं जब भी पूछा है और आगे भी पूछने की संभावना है। ठीक है, तो सिंध नदी का उद्गम भी होता है, ये भी चंबल की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। शिवपुरी के पठार से, शिवपुरी के ही पठार से पुनो और कुंवारी नाम की दो नदियों का उद्गम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपकी संपूर्ण मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यहां से जो भी प्रश्न आएगा, आपका जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैंने इनकी नदियों की परियोजना के साथ साथ पढ़ाया है, इस पर स्थित जलप्रपात भी आपको एक एक करके बताए हैं। तो हम इसको शुरू से एक बार देख लेते हैं फास्ट। क्या? अमरकंटक से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी 41 सहायक नदियां हैं, बाएं से 22 और दाएं से 19 सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, जो उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। 3000 लघु परियोजना, 135 मध्यम परियोजना और 29 बड़ी परियोजना स्थित है, जिनमें सरदार सरोवर परियोजना जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जिसमें सरदार सरोवर परियोजना नाम दिया गया हमने। इंदिरा सागर परियोजना पुनासा डैम के नाम से जाना जाता है, और यही इंदिरा सागर परियोजना के पुनासा डैम के पास में ही स्थित एक हनुमंतिया टापू है, जहां पर जल महोत्सव अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुनासा डैम, ये जल विद्युत का निर्माण यहाँ पर किया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कब राष्ट्र को समर्पित हुई, तो राष्ट्र को समर्पित हुआ है 2006 में। और आपको ये याद रखना है कि सरदार सरोवर बांध भी राष्ट्र को कब समर्पित हुआ, तो वो हुआ है आपके 17 सितंबर 2017 को, जिस दिन मोदी जी का जन्मदिन आता है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का। ठीक है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमने कौन सा देखा था परियोजना में? ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, नर्मदा पर ही देखी थी। नर्मदा पर हमने प्रमुख जलप्रपात के बारे में देखे थे, जिनमें हमने कौन से जलप्रपात बताए थे? एक दुग्धधारा, एक कपिलधारा जलप्रपात, ठीक है, जो अनूपपुर में आ रहा है। बेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में। फिर उसके बाद में दर्दी और मानधार जलप्रपात कहां पर? खंडवा में। और सहस्त्रधारा जलप्रपात हमने कहा देखा था? महेश्वर वाले क्षेत्र में देखा, खरगोन। इसके बाद में हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा। तो चंबल नदी का उद्गम जाना पाओ की पहाड़ी से हुआ, 965 किलोमीटर, जो उत्तर दिशा से बहते हुए उत्तर पूर्व दिशा में राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीमा और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, मंदसौर में ये गांधी सागर बांध का निर्माण, राजस्थान में राणा सागर और जवाहर सागर कोटा बैराज का निर्माण करती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में हमने छिपरा, काली सिंध, बारमती और बनास को देखा। ये बीहड़ गड्ढों का निर्माण करती है, अवनाली का अपर्दन करती है। ठीक है, याद रखने का, इसे रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है, रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। मुरैना, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अपर्दन से ग्रसित जिला कौन सा है, तो मुरैना याद रखना। कौन सा जिला है? मुरैना। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा को मिलाकर इटावा के पास यमुना में मिल जाता है। ठीक है, इस पर चूलिया जलप्रपात है मंदसौर में, झाड़ीदार जलप्रपात है, इसी पर हमने पाताल पानी जलप्रपात भी देखा। ओके बेटा, यही था आपकी चंबल। इसी की सहायक नदी छिपरा का बारे में बताया था कि ये काफी बड़ी से उद्गमित होती है। छिपरा की सहायक नदी याद रखना, खान और सरस्वती। खान याद रखना, मेन कौन सी याद रखना? खान। छिपरा की सहायक कौन है? खान। और खान नदी के किनारे इंदौर शहर स्थित है।
कौन सा शहर स्थित है? इंदौर, जो 5वीं बार लगातार 5वीं बार स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत यानी कि स्वच्छ सिटी में आया है। ठीक है, पहली पायदान पर, ठीक है, पंच मार दिया उसने। ठीक है, इंदौर ने स्वच्छता का फिर से मारा पंच। ओके, फिर आगे काली सिंध, जो आपको देवास की बागली गांव से बताया, पार्वती सीहोर से बताया, आस्था इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कुमरा गांव रायसेन से बताया, जो आपकी बेतवा नदी का उद्गम होता है 380 480 या 480 के लगभग में बेटा, ये थोड़ी ज्यादा है तो इसको चेक कर लेना। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है और इस पर हमने माता टीला परियोजना बताया, जिसको राजघाट माता टीला या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहा, जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये पुनः किसमें प्रवेश करती है? मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और निवाड़ी जिले से बहते हुए हमीरपुर उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में केन नदी, हमने बताया कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र विंध्य पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है कैमूर, और कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र से केन नदी का उद्गम हुआ। इसके बाद में केन नदी से हमने एक प्रश्न और बताया था कि ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से गुजरती है। उसके बाद में तमसा कुंड से कौन सी नदी निकलती है? टोंस नदी, जो गंगा में जाकर मिलती है। सोन नदी अमरकंटक से ही निकलती है, और अमरकंटक से 3 नदियों का विशेष रूप से उद्गम होता है। सोन उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर नर्मदा, और पूर्व की ओर जोहिला नदी का उद्गम होता है। और जोहिला नदी जो है वो आपकी सोन की, ठीक है बेटा। दक्षिण में हमने देखा था कि बेनगंगा नदी सिवनी के परासवाड़ा वाले क्षेत्र से निकल रही है, और वर्धा नदी मुल्ताई के वर्धन शिखर से निकलती हैं। ये आपस में मिल जाती है और प्राणहिता के नाम से जानी जाती हैं, जो आपकी किस में जाकर मिलती है? गोदावरी में जाकर मिल जाती है। और लास्ट में हमने देखा था कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई सतपुड़ा महादेव पर्वत श्रेणी से होता है, 724 किलोमीटर चलती है, और ये मध्य प्रदेश के बैतूल और बुरहानपुर जिले में बहती है। बैतूल से ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, महाराष्ट्र से पुनः ये बुरहानपुर दर्रे से किस में प्रवेश करती है? बुरहानपुर में प्रवेश करती है, और मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, और पुनः महाराष्ट्र गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट अभी एक और रह गई जो माही नदी कह रहे हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट रहे हैं। इस पे जमनालाल बजाज परियोजना मैंने आपको बताया, और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, वो कंप्लीट हुआ। कल इसके आगे की देखेंगे, इसकी परियोजना को देखेंगे। कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ठीक है।